हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक डिस्कस किया था और अब हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में कि मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। किसी मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स हैं। तो कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं मैट्रिक्स के। तो हमने पढ़ा था अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर mn एलिमेंट्स हैं, mn एलिमेंट्स है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होता था? m क्रॉस n या फिर n क्रॉस m। मतलब जो 18 के हमारे क्या बनेंगे? फैक्टर्स बनेंगे। फैक्टर्स के जो पेयर्स बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 18 को मैं लिख सकती हूँ 18 इंटू 1, है ना। 18 इंटू 1, 1 इंटू 18 भी लिख सकती हूँ, एंड 9 इंटू 2 एंड 2 इंटू 9 एंड 6 इंटू 3 एंड 3 इंटू 6। इसके अलावा कोई और फैक्टराइज का पेयर बन सकता है? नहीं। तो हमारे अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है तो उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 18 क्रॉस 1, मतलब 18 रोज 1 कॉलम, 1 क्रॉस 18 मीन्स 1 रो 18 कॉलम, और 9 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 9, 6 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 6। तो ऐसे कितनी मैट्रिक्स हो सकती हैं जिसके अंदर 18 एलिमेंट्स हो? तो टोटल 6 मैट्रिक्स हो सकती हैं जिनके अंदर 18 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर हमने लिख दिया है। फिर क्या कह रहा है? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, कि अगर उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, अगर उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? तो 5 का क्या करना है आपको? फैक्टराइज। तो 5 को मैं लिख सकती हूँ 5 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 5। तो ये दो पॉसिबल ऑर्डर्स की हमारी मैट्रिक्स हो सकती है जिसके अंदर क्या होंगे? 5 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर? ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि 18 एलिमेंट्स है तो कितनी पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। तो ये मैंने फैक्टराइज करके देख लिया। एंड 5 एलिमेंट्स होंगे तो ये दो पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेंगी। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर। मतलब हमें एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करनी है जिसके एलिमेंट्स कि ये रिप्रेजेंटेशन मुझे गिवन है। क्लियर है? तो देखो मैं लिखती हूँ मैट्रिक्स ए आई जेड में से ये मैट्रिक्स मेरी ए है। तो 3 क्रॉस 3 मतलब क्या होंगे इसमें? 3 क्रॉस 3 का मतलब क्या है? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ये हो जाएगा A11, A12, A13, दिस इज A21, A22, A23, देन थर्ड रो इज A31, A32 एंड A33। ये मैट्रिक्स आएगी मेरी। ठीक है, तो ये मुझे एलिमेंट्स की क्या दे रखी है कि एलिमेंट्स मैं यहां से निकाल सकती हूँ। A11 का मतलब क्या है कि यहाँ पे I की जगह 1 एंड J की जगह 1 को सब्सटीट्यूट करना है। तो यहां से निकालो, यहां से आपका A11 कितना आएगा? I की जगह 1, J की जगह 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्केयर मतलब 2 का स्केयर मीन्स 4 हो जाएगा। देन A12 का मतलब क्या होगा? I की जगह 1 एंड J की जगह 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्केयर, दिस इज 3 होल स्केयर, दिस इज 9। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे अगर मैं मैट्रिक्स लिखूँ इसको तो A11 I की जगह 1 J की जगह 1, तो मतलब 2 का स्केयर दैट इज 4। A12 I की जगह 1 J की जगह 2, तो कितना हो जाएगा? 3 का स्केयर 9। A13 का मतलब क्या होगा? I की जगह 1 पुट करना है, J की जगह आपको 3, तो 1 प्लस 3 4 का स्केयर दैट इज 16। देन A21 का मतलब क्या है? I की जगह 2 एंड J की जगह 1 सब्सटीट्यूट करना है दैट इज 2 प्लस 1 3 का स्केयर दैट इज 9। देन A22 का मतलब क्या है? I की जगह 2 और J की जगह 2, तो 2 प्लस 2 का स्केयर दैट इज 4 का स्केयर 16। देन A23 का मतलब क्या है? I की जगह 2 रखना है, J की जगह 3, तो 2 प्लस 3 का स्केयर मतलब 5 का स्केयर दैट इज 25। नेक्स्ट A31 का मतलब I की जगह 3 J की जगह 1, 3 प्लस 1 का स्केयर दैट इज 4 स्केयर 16। देन A32 का मतलब I की जगह 3 रखना है, J की जगह 2, 5 का स्केयर दैट इज 25। A33 का मतलब क्या है? I की जगह 3 रखना है, J की जगह 3 दैट इज 6 का स्केयर दैट इज 36। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन के आ गए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की जिसके एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन मुझे ये गिवन थी। क्लियर है ना? मतलब वो मुझे क्वेश्चन में कह रहा था एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओ जिसके एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेशन ये है। तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मेरी ये वाली बनेगी A11 A12, ये सभी को पता है आपको। देन A11 का मतलब क्या है? जो मुझे ये AIJ गिवन है वहां पे I की जगह मुझे 1 रखना है, J की जगह 1, यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। A12 का मतलब क्या है? I की जगह मुझे 1 रखना है, J की जगह मुझे 2, तो मेरा A12 एलिमेंट आ जाएगा, हो जाएगा सोल्व। तो ऐसे करके आप की मैट्रिक्स कंप्लीट मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए, ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। क्या कह रहे हैं कि आपको एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का क्या करना है, जनरेशन फॉर्मेशन करनी है, जिसके एलिमेंट्स आपको रिप्रेजेंटेशन ये है। तो 2x2 का मतलब क्या है, उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, मतलब मैं उस 2x2 को लिख सकती हूँ a इज इक्वल टू a11 a12 a21 a22। अब ये मुझे क्या गिवन है, एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन गिवन है, तो इसका ए आई जे का मतलब क्या है कि यहां से अगर मैं a11 का मतलब आपके पास क्या है कि आपको आई की जगह 1 रखना है, जे की जगह 1, तो a11 रखेंगे, देखो 1 1, तो आई की जगह 1 1, जे की जगह 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 2 का स्केयर बाई 2, ये क्या हो जाएगा 3 का स्केयर 9/2, ये आ जाएगा। देन a12 का मतलब क्या है, आई की जगह 1 रखना है और जे की जगह 2 रखोगे, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा का स्केयर बाई 2, कितना आ जाएगा 4 + 5 का स्केयर मतलब 25/2। तो ऐसे आपकी मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी 9/2, है ना, 25/2। सिमिलरली a21 निकालोगे तो a21 में क्या होगा, आई की जगह देखो a21 तो a21 का मतलब क्या है, आई की जगह 2 है, जे की जगह 1, तो 2 इंटू 1 2 का स्केयर बाई 2। 4 का स्केयर कितना होता है, 4 का स्केयर होता है 16/2, ये कितना आ जाएगा 8। क्लियर है। देन a22 का मतलब क्या है, आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2, तो ये आ जाएगा 2, है ना, 2 + 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा कितना 6 का स्केयर मतलब 36/2, ये हो जाएगा आपका 18। तो ये आपके आ गई 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। क्लियर है ना। देखो मुझे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स निकालनी थी। क्लियर है। और ये मेरे को क्या गिवन था, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन गिवन थी कि एलिमेंट्स मेरे यहाँ से निकल के आएंगे और 2x2 मतलब 4 एलिमेंट होंगे, ये a11 a12 a21 a22। तो a11 से आपको क्या करना है, ये जो a आई से गिवन है ना, आई की जगह 1 जे की जगह 2, जब आपको a22 निकालना हो तो आई की जगह 2 और जे की जगह मतलब कौन सा भी एलिमेंट निकालना तो आई और जे की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्लियर है आपको। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में क्या करें, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। देखो 3x4 का मतलब क्या है कि ऐसे मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है जिसमें 3 तो कितनी होनी चाहिए, रो होनी चाहिए एंड 4 कॉलम होनी चाहिए और उसकी एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन मुझे ये गिवन है। ठीक है, मतलब दिस। तो देखो ये जो साइन जो लगा हुआ है किसका साइन है, ये मॉडुलस का साइन है। और मॉडुलस आपको क्या करता है, अगर अंदर ये जो वैल्यू आपकी सोल्व करके नेगेटिव आ रही है तो ये बाहर पॉजिटिव करके भेजेगा। क्लियर है ना। मतलब जो नेगेटिव मॉडुलस का काम क्या होता है कि वो चीजों को पॉजिटिव कर देता है हमेशा। तो अंदर चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव आए, बाहर आपका आंसर फाइनल आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। क्लियर है। तो देखो मैं निकालती हूँ। तो देखो 3 रो एंड 4 कॉलम का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये 3 रो हो गई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड 4 कॉलम 1 2 3 4। तो ये मेरी 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। तो देखो A11 का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे I की जगह 1 और J की जगह 1 को सब्स्टिट्यूट करना है। तो A11 निकालो, A1 तो यहाँ पे रखो, ये क्या हो जाएगा -3, I की जगह 1 रखेंगे, है ना, और J की जगह भी 1 रखेंगे, बाई 2। ये क्या आ जाएगा -3 + 1/2। ये क्या आएगा मॉडुलस के अंदर -2/2। मॉडुलस से बाहर क्या आएगा, प्लस का आएगा हमेशा, 2/2 मतलब 1। क्लियर है। देन A12 निकालेंगे, A12 का मतलब क्या है, J की I की जगह तो हम क्या रखेंगे 1 ही रखेंगे और J की जगह क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे। तो ये जगह -3 + 2/2। तो मॉडुलस से बाहर मतलब मॉडुलस के अंदर तो -1 आएगा, मॉडुलस से बाहर प्लस का 1, तो ये हो गया 1/2। क्लियर है। A13 का मतलब क्या है, A13 का मतलब है आपको I की जगह तो क्या करना है, I की जगह तो आपको 1 पुट करना है और J की जगह 3। तो ये हो जाएगा मेरे पास -3 + 3/2, ये तो 0/2 दैट इज 0। तो हमारे पास देखो फिर देन A14 का मतलब है I की जगह 1 J की जगह 4। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा -3 + 4/2, ये आएगा 1/2। तो हमारे पास फर्स्ट जो रो है वो फर्स्ट रो क्या आ जाएगी हमारे पास, A11 तो 1 आया है, देन A12 मेरे पास 1/2 आया है, A1/3 0 आया है एंड A14 क्या है 1/2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम सेकंड रो निकालेंगे एंड थर्ड रो निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी फाइनल हमारी मैट्रिक्स आ जाए। क्लियर है। देखो क्या दे रखा था मुझे, क्वेश्चन में दे रखा था कि जो एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है वो है मॉडुलस -3i + j/2 एंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है हमारा वो है 3x4। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स लिख लेंगे अपनी, है ना, मतलब एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख लेंगे। देन क्या करेंगे,
जैसे A11 का मतलब क्या है, हम I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे तो हमारा A11 आ जाएगा। देन A12 का मतलब क्या है, हम I की जगह इसमें 1 रखेंगे और J की जगह हम इसमें 2 रखेंगे तो हमारा ये एलिमेंट भी आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके मेरे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और मुझे क्या ऑब्टेन हो जाएगी, हमारी फाइनल मैट्रिक्स। ठीक है, सेम इसी मेथड से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। क्लियर है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। तो देखो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, कब इक्वल होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो देखो ऑर्डर इसका भी 2 क्रॉस 2 है और इसका भी 2 क्रॉस 2, और उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। मतलब आपका 2x इक्वल होना चाहिए 4 के, 1 के इक्वल, आपका 5 के इक्वल, एंड x प्लस 2y 0 को इक्वल होना चाहिए। ये हमारी इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है और ये दोनों इक्वल लिखी हुई है हमारे पास। तो देखो हम वैल्यू निकालते हैं। तो देखो इन दोनों मैट्रिक्स को जब कंपेयर करेंगे तो 2x को किससे कंपेयर करें, 4 से। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू 4/2, मीन्स x इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट देखो ये जो x प्लस 2y ये किसके इक्वल होगा, 0 के। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके ऑलरेडी, क्या 2। सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे, 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू -2। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, -1। क्लियर है ना। मतलब हमने क्या किया, हमने इक्वल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसी का हमने यूज किया है। क्लियर है। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये वाली जो मैट्रिक्स है मेरी इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो कह रहा है कि XYZ की वैल्यू बताओ। तो देखो कंपेयर करेंगे, देखो सीधा सीधा यहाँ से x इज इक्वल टू तो क्या आ गया, 3 आ गया ना। देखो जो इसका सेकंड पार्ट है, सॉरी सेकंड पार्ट नहीं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें जब हमने दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी की जो डेफिनेशन का यूज किया तो कंपेयर करके x मेरा 3 आ गया यहाँ से। तो x की वैल्यू तो 3 आ चुकी है मेरे पास। क्लियर है। अब मैं देखो ये जो सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए, मतलब जो मेरा 3x माइनस वाई है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए। अब x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, वैल्यू यहाँ रखो। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई को इधर ले जाओ, 2 को इधर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 2 7 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो कैसे हुआ, मैंने फर्स्ट एलिमेंट मेरा फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए तो x इक्वल टू 3 होना चाहिए। ये जो सेकंड एलिमेंट है 3x माइनस वाई ये 2 के इक्वल होना चाहिए, तो 3x माइनस वाई को 2 के इक्वल रखा और x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करूंगी तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई। अब देखो थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल होना चाहिए, मतलब जो मेरे पास ये 2x प्लस जेड है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के। तो रखो इसको भी, 2x प्लस जेड इक्वल होना चाहिए 4 के। x की वैल्यू निकाल चुके हैं क्या, 3 यहाँ पे पुट करेंगे, 3 इंटू 2 6 प्लस जेड इज इक्वल टू 4। जेड की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस 6 दैट इज -2। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो ये जो 3y माइनस डब्ल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के। तो यहाँ से 3y माइनस डब्ल्यू इक्वल होना चाहिए 7 के, है ना। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, 7। y की वैल्यू 7 यहाँ पुट करेंगे तो 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 21 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7, है ना। इस 7 को इधर लेके आओ तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14। क्लियर है ना। तो मेरे पास x y z w की वैल्यू आ चुकी है। कैसे आई, देखो इस क्वेश्चन में एक दो मैट्रिक्स मुझे इक्वल दे रखी थी, देन x y z w की वैल्यू मेरे से पूछ रहा था। तो यहाँ से x आपका 3 हो गया, देन हमने 3x माइनस वाई को 2 के इक्वल रखा, है ना। 2x प्लस z को 4 के इक्वल रखा एंड 3y माइनस w को 7 के इक्वल रखा और x की वैल्यू ऑलरेडी 3 आ चुकी थी। तो सोल्व करके मेरे पास सारे x y z w आ जाएंगे। क्लियर है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो यहाँ पे भी देखो आपके दो मैट्रिक्स इक्वल लिखे हुए हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगेगी। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एंगल के सॉरी मैट्रिक्स एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से a माइनस बी किसके इक्वल होगा, -1 के। 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड 3c प्लस डी इज 13। तो कंपेयर करो, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, a माइनस बी की वैल्यू आ गई -1 एंड 2a माइनस बी किसके इक्वल आ गया, 2a माइनस बी मेरे पास 0। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल a और b के अंदर, तो दोनों को क्या कर देती हूँ, माइनस करो। तो जैसे माइनस कर दो, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस। तो a माइनस 2a माइनस a माइनस b प्लस b कैंसिल एंड -1 माइनस 0 क्या आ गया, -1 आ गया। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 1।
क्लियर है आपको। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 1 आ गई। ठीक है, अब देखो सेकंड, ये जो 2a प्लस c आपके किसके इक्वल होगा, देखो a की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे, तो मैं क्या करती हूँ, ये a की वैल्यू इसमें पुट करो a माइनस बी में। जैसे मेरे पास है a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, a की वैल्यू 1 आई, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, -1 को इधर लेके आओ, b को उधर ले जाओ, तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर हुआ, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, कैसे मैंने कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी मेरा -1 के इक्वल होगा, a माइनस बी -1 के इक्वल, एंड 2a माइनस बी 0 के इक्वल, 2a माइनस बी 0 के इक्वल। फिर मैंने दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। अब मैं ये जो इक्वेशन थी a माइनस बी इज इक्वल टू -1, यहाँ पे मैंने लिखा a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास b की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, क्या है मेरे पास 2a प्लस c किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है, रखो यहाँ पे, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2 3 आ जाएगी। क्लियर हुआ। अब देखो ये जो 3 प्लस सी डी किसके इक्वल होना चाहिए, 13 के, तो 3c प्लस डी इक्वल होना चाहिए 13 के। c की वैल्यू क्या है 3, पुट करो, 3 इंटू 3 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13। डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, डी की 13 माइनस 9 आ जाएगा 4। तो क्लियर हुआ कैसे, देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास 2 मैट्रिक्स दे रखी थी, ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल थी, मुझे कह रहा था ए बी सी डी की वैल्यू निकालो, तो a माइनस बी को -1 के इक्वल रखा है ना, ये रहा, और 2a माइनस बी को 0 के इक्वल रखा, ये रहा। फिर दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a की वैल्यू 1 आई, एंड a की वैल्यू इसमें पुट करके मेरे पास b की वैल्यू 2 आ गई। देन ये जो 2a प्लस c है इसको मैंने 5 के इक्वल रखा, तो मेरे पास c की वैल्यू आ गई, और 3c प्लस डी को मैंने 13 के इक्वल रखा, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास d की वैल्यू आ गई। तो हेंस ABCD हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं। क्लियर आपको क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो वही एलिमेंट्स अगर इक्वल है, सॉरी मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को कंपेयर, तो यहाँ से x प्लस 10 किसके इक्वल होने चाहिए, 3x प्लस 4 के। तो देखो 3x प्लस, ये जो 3x प्लस 4 है ये इक्वल होना चाहिए x प्लस 10 के। तो x इधर लेके आओ, तो 3x में से x जाएगा 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। क्लियर हुआ आपको। ठीक है, अब देखो जो वाई स्क्वायर प्लस 2y किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के। तो इसको भी कंपेयर करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, इधर ले आओ इसको, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास y के अंदर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम तो 2 हो और मल्टीप्लाई क्या हो -3 हो, तो कौन ऐसे दो नंबर, ऐसा तो मेरे पास मिल जाएगा 3 और -1, दोनों को ऐड करेंगे 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -3, तो फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म को, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y, इसको स्प्लिट करो तो ये हो गया मेरे पास 3y माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है y, तो y इंटू में y प्लस 3 और यहाँ से -1, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 3 फैक्टर और ठीक है कॉमन आ गया, और यहाँ से y यहाँ से -1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, y प्लस 3 भी इज इक्वल टू 0 हो सकता है और y माइनस 1 भी 0 हो सकता था, तो यहाँ से y इज इक्वल टू -3 आएगा और यहाँ से y इज इक्वल टू 1। तो y की 2 वैल्यूज आई हैं, ठीक है। बट अभी हम फाइनल ये नहीं कहेंगे कि दोनों इसका आंसर होंगे, हम क्या करेंगे, देखो ये जो वाई स्क्वायर -5 है ये भी आपका -4 के इक्वल है, तो इसको और सोल्व करते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या आ गया मेरे पास वाई स्क्वायर -5y किसके इक्वल है, -4 के इक्वल है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर -5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, दो ऐसे नंबर जिनका सम -5 और मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा -4 एंड -1, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -4y माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y को कॉमन लेंगे तो ये हो गया y -4, यहाँ से -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो y -4 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गया y -4 इंटू वाई -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास एक सोल्यूशन आया 1 और एक आया 4। अब मुझे क्या देखना है, देखो ये तो कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस 2y 3 के इक्वल होना चाहिए यहाँ से, और ये कह रहा है -4 इक्वल होना चाहिए वाई स्क्वायर -5y के। तो इन दो, एक तो इक्वेशन ये बन रही है आपके पास, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी, और दूसरी आपके पास ये, तो इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन होगा, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है वही आपका आंसर होगा। तो देखो y इज इक्वल टू 1 यहाँ भी है और y इज इक्वल टू 1 यहाँ भी है, तो इसका मतलब y की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, ठीक है। y इज इक्वल टू -3 भी नहीं होगा और y इज इक्वल टू 4 भी नहीं होगा, क्लियर है ना, क्योंकि वो फिर हमारे मैट्रिक्स की इक्वलिटी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जैसे आप y इज इक्वल टू -3 रख के सोल्व करोगे ना तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं आएंगे, जैसे आप y इज इक्वल टू 4 रख के सोल्व करोगे दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं आएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इक्वल कब आएंगे, जब y इज इक्वल टू 1 रख के सोल्व करोगे। तो हमारा क्या होगा, जो कॉमन सोल्यूशन है वही हमारा
फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर है ना। तो पहले x प्लस 10 को 3x+4 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई। देन y² प्लस 2y को हम 3 के इक्वल रख के हमने सोल्व किया तो y की वैल्यू -3 और 1 आई। दूसरा हमने -4 को y² माइनस 5y के इक्वल रखे तो y की वैल्यू 1 और 4। तो जो कॉमन सोल्यूशन है वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर है। क्लियर है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z एंड u विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन। ये जो दो मैट्रिक्स हैं ये दोनों इक्वल हैं तो आपको x, y, z एंड u की वैल्यू निकाल दो। सेम वही आपका इक्वलिटी वाली डेफिनेशन का क्या लगेगा, क्राइटेरिया। तो यहाँ पे x+3 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो देखो जैसे कंपेयर करेंगे x+3 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। क्लियर है। दूसरा आप जैसे x+2y को -7 के इक्वल रखोगे, x+2y को -7 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू -3 यहाँ रखेंगे तो क्या हो गया, 2y इज इक्वल टू -7। -3 को इधर लेके जाओ तो -7 और +3 क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 2। क्लियर है। तीसरा z-1 किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के। तो z-1 इक्वल होना चाहिए 3 के। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। क्लियर है। फोर्थ ये जो 4u-6 है किसके इक्वल होना चाहिए, 2u के। तो 4u-6 इज इक्वल टू 2u। तो 2u को इधर लाओ तो 4u-2u कितना हो जाएगा, 2u। 6 को इधर ले जाओ 6। तो u की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, u की वैल्यू आ गई 3। तो क्लियर हुआ। हमने क्या किया, जस्ट x+3 को हमने 0 के इक्वल रखा x की वैल्यू, x+2y को -7 के इक्वल रखेंगे, z-1 को 3 के इक्वल रखेंगे और 4u-6 को हम 2u के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ गई। क्लियर है, ठीक है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आज की एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें भी क्या लगेगा, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है तो हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो देखो इनकी वैल्यूज देखते हैं। तो देखो जैसे कंपेयर करेंगे तो x+3 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो देखो x+3 को 0 के इक्वल रखूंगी, x+3 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। क्लियर हुआ। और देखो यहाँ से जब देखो इसको इक्वल रखोगे 4x + c भी आपका 2x के इक्वल होगा, है ना। तो देखो यहाँ से भी सेम वैल्यू मिलेगी, 4x + 6 को क्या लिखूं, 2x के इक्वल। तो 2x को इधर लेके आएंगे तो 2x रह जाएगा, 6 को उधर ले गए -6 तो x की वैल्यू -3। तो सेम सोल्यूशन आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्लियर हो गया कि x की वैल्यू क्या होने वाली है, -3। अब देखो z+4 किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के। सेकंड एलिमेंट जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इसके इक्वल। तो z+4 इक्वल होगा 6 के। तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई -6। ये भी क्लियर हुआ। तीसरा एलिमेंट जो ये एलिमेंट है ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके। देखो इसको कंपेयर करते हैं। मतलब 2y-7 इक्वल होना चाहिए किसके, 3y-2 के। 3y-2 के। तो y वाली टर्म को इधर लेके आओ, कॉन्स्टेंट को इधर। तो 2y में से 3y घटाएंगे तो -y और -7 को इधर लेके जाएंगे तो 7 - 2 कितना हो जाएगा, 7 - 2। तो -y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, y की वैल्यू -5 आ गई। तो इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है ना। y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब देखो x की आ चुकी है। अब देखो a-1 किसके इक्वल होगा, -3 के। जो ये सेकंड एलिमेंट है ये इसकी सेकंड के है ना। मतलब a-1 इक्वल होगा -3 के। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 इधर आके ऐड होगा तो -2। तो क्लियर हो इतना। अब देखो ये जो 0 किसके इक्वल होगा, 2c + 2 के। तो 0 इक्वल होगा किसके, 2c + 2 के। मतलब 2 + 2। इस 2 को इधर लेके आओ तो -2 इज इक्वल टू 2c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई, -1। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये जो b-3 है किसके इक्वल होगा, 2b + 4 के। b-3 इक्वल होगा 2b + 4 के। तो 2b + 4, 2b को इधर लेके आओ तो b - 2b और 3 को इधर लेके जाओ, 3 + 4 क्या हो गया, -b इज इक्वल टू 7। b की वैल्यू क्या आ गई, -7। क्लियर हुआ। और यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो। जैसे 3b को -21 के इक्वल रखोगे तो आपकी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। ठीक है। देखो ये क्या दे रखा है आपको, z+2c इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। तो देखो मैं z की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं और c की वैल्यू वेरीफाई कर देते हैं कि ये 0 के इक्वल आएगा नहीं। देखो z की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, क्या आई थी, -6। तो ये रखो -6 + 2। c की वैल्यू हमने निकाली थी, c की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -1। ठीक है। देखो ये हमने इधर गलती कर दी है, z+4 को हमने 6 के इक्वल रखा था। ठीक है। तो ये 4 इधर जाएगा मेरे पास, जैसे 4 इधर जाएगा तो 6 - 4 क्या बचेगा मेरे पास, 6 - 4 मेरे पास बचेगा ये 2 के इक्वल आएगा, 2 के इक्वल। ठीक है ना। इसको करेक्शन करना यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, z की वैल्यू क्या है मेरे पास, z की वैल्यू मेरे पास है 2 + 2। c की वैल्यू मेरे पास कितनी हम निकाल चुके हैं, -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, 2 - 2
है ना, जैसे ये इसकी 0 के इक्वल आना चाहिए, 2 - 2 क्या आ गया 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया। देखो मेरे पास 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखी थी, तो हमें A B C X Y Z की वैल्यू निकालनी थी। तो कैसे निकालनी, ये x+3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई, ठीक है। z+4 को 6 के इक्वल रखेंगे तो z की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2y - 7 को 3y - 2 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। देन a - 1 को हम -3 के इक्वल रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। देन 0 को 2c + 2 के इक्वल रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। b - 3 को 2b + 4 से इक्वेट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से भी b की वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं और इससे हम z और c की दोनों वैल्यूज को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 जो हमारी 3.2 एक्सरसाइज है उसका बेसिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है, ओके, थैंक यू।